आप सभी को नमस्कार। डिज़ाइन थिंकिंग के टीवी सीरीज़ के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। लास्ट एपिसोड में हमने डिज़ाइन थिंकिंग के जो 5 चरण थे, उसमें जो पहला चरण था एम्पैथी, उसकी स्ट्रैटेजीज़ पे बात करी थी। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है एम्पैथी एक्टिविटीज़, यानी कि जो एम्पैथी की स्ट्रैटेजीज़ हमने जो कल बात करी थी, उसको हम किस-किस एक्टिविटीज़ के रूप में अपने क्लासरूम में शामिल की कर सकते हैं। और आज हम बहुत ही उत्सुक हैं इस जानने के लिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये किस प्रकार से दूसरे को समझने में और उनसे हमें कनेक्ट करने में काम आ सकती हैं। इससे पहले कि हम आज के एपिसोड की शुरुआत करें, हम अपने स्पीकर से आपकी जान-पहचान करा देते हैं। हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं जगदम्बा प्रसाद डोभाल जी, जो कि रायका, उप्पू, टेहरी में कार्यरत हैं, सहायक अध्यापक गणित के पद पर। हमारे दूसरे स्पीकर हैं मनोज किशोर बहुगुणा जी, जो कि एनईपी सेल एससीईआरटी के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। एंड माई सेल्फ बलविंदर कौर, वर्किंग एज़ टीजीटी इन जीएचएसएस, रुद्रपुर, विकासनगर। इससे पहले हम ये आज की शुरुआत करें कि एम्पैथी एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी है और ये इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एम्पैथाइज़ करने के लिए। शुरुआत हम करते हैं कक्षा 9th में एक चैप्टर है द फन दे हैड। उस चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से कि आप अपनी कक्षा के 3 अच्छी चीज़ें और 3 बुरी चीज़ें जो है वो बताइए। वहाँ पर हैं और हम क्लासरूम में ये बच्चों से डिस्कस भी करते हैं। लेकिन डिस्कस करके हम उस बात को वहीं पे एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। लेकिन आज सर ये जो बात आई है, जब एम्पैथी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब ये मेरे दिमाग में आया कि ये हाँ, लेसन में हम डिस्कस तो करते हैं पहले, लेकिन उस चीज़ को हमने वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन आज जो एम्पैथी एक्टिविटीज़ की फर्स्ट एक्टिविटी है सर, वो यही है कि अपनी कक्षा को फिर से रीडिज़ाइन करें। और जो बच्चे सोचते हैं उसको उसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट भी कैसे कर कैसे सकते कर हैं? तो सकते वो हैं। बात तो हमने छोड़ दी, लेकिन यहाँ की जो फर्स्ट एक्टिविटी है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी जी मैम। कि हम किस प्रकार से अपनी कक्षा को रीडिज़ाइन कर सकते हैं? और ये जो एक्टिविटी है इसका उद्देश्य क्या है सर? सभी को नमस्कार। मैडम ने जैसे कहा कि आज जो एम्पैथी एक्टिविटी है, जी। उसमें हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, क्लासरूम डिज़ाइन। हमारा आज का जो एम्फैसिस रहेगा, वो बच्चों पर रहेगा, क्लासरूम में रहेगा क्योंकि हमारे जो इसका जो यूज़र हैं, वो बच्चे हैं और वहीं से हम लोग जो है उनको बाहर की दुनिया में ले जाते हैं। उनको हम जो है इनोवेटर के बजाय हम जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने की कोशिश में आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। अ, यहाँ पर मैं एक अपने विद्यालय का एक कहानी पेश कर रहा हूँ और उन्होंने जो सोचा था बच्चों ने, वो सारे बच्चों ने उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट भी किया। तो प्रॉब्लम ऐसी थी कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में काफ़ी समय से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड लैब बनाई जा रही है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड लैब होती है। तो बच्चों के पास मुझे याद आ रहा है कि उस क्लास में हमारे पास लगभग 35 के आसपास बच्चे थे और 35 बच्चों को अगर हम फर्नीचर के साथ बिठाते हैं, तो बड़ा क्लास में एक कम पड़ जाता है। बहुत स्पेस कम पड़ जाता है और बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। अब देखिए कि अगर इस मेज़ के बराबर अगर यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हैं, तो उनको बैग भी रखना है और उनको एक्टिविटी करने के लिए स्पेस भी चाहिए और अगर वो खड़े उठते हैं, तो अपनी चेयर को पीछे पुश करेंगे या आगे करेंगे, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, ये सारा फर्नीचर हम दूसरी क्लास को देते थे और हम ज़मीन पर बैठेंगे। तो ज़मीन पर बैठना पहले-पहले तो हमें लगा कि शायद ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम बैठेंगे। तो बैठने पर जब हमने वो फर्नीचर को हमने वहाँ से उस रूम से हटा दिया और जब बच्चे ज़मीन पर बैठने लगे तो आप यकीन मानेंगे कि बच्चों की सोच को जब हमने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बच गया, ईज़िली मूवमेंट हो सकता था और उनको देखते हुए मैंने भी अपनी क्लासरूम से मैंने भी चेयर हटा दी। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि जब बच्चे ज़मीन में बैठ सकते हैं, तो मैं भी 45 मिनट्स या जितना भी मिलता है, वहाँ पर मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो बच्चों से मैंने सीखा है। इसके अब गर्मियों के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जाड़ों में क्या होता है कि फर्श जो है ठंडा हो जाता है। तो फिर लड़कियाँ इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं या दोनों होते हैं, बट लड़कियों ने राय दी कि सर अगर हम अपने घर से एक तकिया टाइप का बना के लाए, तो वो एक तकिया सा बना करके लाए और वहाँ पर बैठते थे। तो इससे स्पेस भी मिलता था। इसकी एक और अच्छी बात थी, बच्चों ने सारी चीज़ को क्लासरूम को ऐसा रीडिज़ाइन किया कि बैठने का शेप उनका ऐसा होता था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार बैठते थे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उनकी जो पीर ग्रुप लर्निंग है, कई बार वो एक-दूसरे से बात को साझा करते थे, देखते थे। अनफॉर्चुनेटली
अगर बच्चा जो है अपनी बुक को घर भूल गया है तो वो बुक भी शेयर कर सकता था, जबकि आप समझ सकते हैं कि ये अगर फर्नीचर के साथ जो है बड़ा प्रॉब्लम आती है। बच्चों ने अपने हिसाब से जो उनके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट जितना भी हमको टूल्स उपलब्ध करवाती थी वो सामने के ऊपर, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैथमेटिक्स की लैब में हम लोगों ने बच्चों से चौकियां बनवाई, जो चौकी होती है बैठने की। तो कभी वो उस चौकी के ऊपर बैठते थे और जब नीचे बैठते थे वो चौकी उनके लिए एक मिनी टेबल का काम करती थी। तो उसमें मैथमेटिक्स, अच्छा वो चौकी के ऊपर जो था व्हाइट माइका उन्होंने लगाया था, तो वो लिखने का काम भी करती थी, मैथमेटिक्स का भी काम करती थी, फिजिक्स का भी काम करती थी। तो इस तरीके से बच्चे जब सारी चीज को इंटीग्रेट करके बैठने लगे तो उनको बड़ा मजा आया। और बच्चों की यह सोच हमारे राज्य में तो चलती थी, या कई बार एनसीईआरटी में भी प्रदर्शित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लासरूम एक्टिविटीज हम अपने हिसाब से करने के बजाय जो रियल यूजर है, बच्चा है, अगर हम उनके हिसाब से उस चीज को डिजाइन करते हैं तो बच्चों को, एक तो सबसे बड़ी बात जो बच्चों के अंदर मैंने देखी कि बच्चे ये समझ रहे कि गुरुजी हमारी बात को मान रहे हैं और हम उनका हाँ महत्व दे रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। दूसरी बात एक और मुझे याद आया अभी, हमने क्लास में मिरर लगवा दिया, मिरर, और मिरर के साथ हम लोगों ने एक नेल कटर उसमें टांग दिया था। तो मिरर जाने से उनके अंदर जो एक एस्थेटिक व्यू आता था कि मैं सुंदर दिख रहा हूं। अब सुंदरता की परिभाषा वहां पर क्या होती थी कि क्या मेरा ड्रेस कोड सही है, मेरे बाल सही हैं। तो सारे बच्चे उस समय क्या करते थे कि क्लास में इंटर करने से पहले कि देखते थे कि हाँ मेरे बाल ठीक है, चुटिया ठीक है, कॉलर ठीक है, वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को देखते, नाखूनों को देखते थे। अब उनके बीच कंपटीशन होता था कि भाई मेरे नाखून बढ़े हुए नहीं है और आपके नाखून बढ़े हुए। तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम क्लास में करवाते हैं तो इसके 2-3 बहुत फायदे जो मैंने देखे हैं कि एक तो बच्चों को लगता है कि उनका महत्व है, उनकी बात को सुना जा रहा है। और जब बड़े-बड़े अधिकारी भी वहाँ पर गए, हमारे विभाग के निदेशक महोदय गए, तो उनको जब ज़मीन पर बैठे तो उनका कहना ये था कि बहुत सालों बाद मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। हमारे रामनगर बोर्ड के सचिव महोदय सिमल्टी जी थे, वो गए और वो ज़मीन पर बैठे, तो उनको लगा कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो उन बच्चों की सोच ने किसी बड़े आदमी को वो टाइमलाइन में पीछे भी ले गए कि देखिए ये बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इस तरीके से क्लासरूम में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके साथ। आगे हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज पर बहुत सारे हैं, तो उनको हम आगे साझा करेंगे। जी मैडम। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, ये लोग तो हम अक्सर करते ही हैं अपनी कक्षा में। कभी जैसी जैसी बच्चों की नीड्स होती है उसके हिसाब से हम सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करते रहते हैं, रिशफलिंग करते हैं। कभी एल शेप में लगा देते हैं, कभी वी शेप में फर्नीचर लगा देते हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं ये, क्योंकि बच्चे ही उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से वही निकाल सकते और हैं अगर बच्चे। सॉल्यूशन उनके अकॉर्डिंग होगा उनके तरफ से आएगा तो वो तो बहुत उनको ठीक लगेगा, बेनिफिशियल बेनिफिशियल रहेगा। होगा सर, जी बहुत जी बहुत जी अच्छा। मैडम। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे अपने वातावरण को स्वयं ही सुधारने की कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सर, अगली एक्टिविटी है इसमें अपने स्कूल बैग को फिर से डिज़ाइन करें। थोड़ा-सा आप इस पे प्रकाश डालिए और ये बताइए कि इस एक्टिविटी से हम छात्रों के बीच में ये एम्पैथी कैसे क्रिएट कर पाएँगे? सहानुभूति को कैसे क्रिएट कर बिल्कुल मैम, पाएँगे? ये स्कूल बैग तो एक उदाहरण है और इससे हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। ऐसे और भी समस्याएँ हैं जिनसे कि हम अपने आप को कनेक्ट करते हुए या बच्चे की जगह जाकर के या जो भी यूज़र है, उसकी जगह जाकर के हम यहाँ पर स्कूल बैग की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई हमारा जो प्रोफ़ेशनल है वो हो सकता है या कोई हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो हो सकते हैं या हम किसी पेशेंट की जगह जाके बात करें, तो कई चीज़ों को जो हम इंटीग्रेट करते हैं या उसका रीडिज़ाइनिंग की जब हम बात कर रहे हैं। अब बैग की जहाँ तक बात है, अगर हम स्कूल बैग की बात करेंगे तो किस तरह से हम सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक वज़न का मामला है। उसके अलावा क्या है कि इस समय के साथ-साथ कई चीज़ें की आवश्यकता बच्चों को हो रही है। आज हम देख रहे हैं, हम टेक्नोलॉज़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि भई हमारे पास माना हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैडम, ये तो स्कूल बैग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम स्कूल बैग को ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये समस्या केवल स्कूल बैग के मामले में जब हम ले रहे हैं तो वो तो बच्चे के लिए है। लेकिन हम एक जनरल डेली लाइफ़ में अगर इन चीज़ों को देखें तो ये किसी पेशेंट की समस्या हो सकती है, किसी बुजुर्ग की समस्या हो सकती है, किसी प्रोफ़ेशनल की समस्या हो सकती है, वो अलग-अलग मामलों में। माना हम बात करें स्कूल बैग की, तो स्कूल बैग को जब हम देखते हैं तो बच्चे को आज की ज़रूरत के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें उसमें चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि हम अगर आज टेक्नोलॉज़ी का यूज़ कर रहे हैं और कई जगह
हायर क्लासेस में भी जाएँ या कहीं जाएँ तो बच्चे मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक वो यूज़ होता है। तो जो बैटरी बैकअप है बच्चों को जो है, उसकी एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि भई 2 घंटे में, 3 घंटे में फिर हमको रिचार्जिंग की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? इसके अलावा जो टोर्सो वाला मामला आ रहा है पीछे, क्या उसमें ऐसा कुछ सपोर्ट आ सकता है कि वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट ना करे, जो वेट है उसका? ये बात हो सकती है। या अलग-अलग मौसम है, सर्दी का मौसम है या बहुत तेज़ धूप है, तो जो उसका मटेरियल है उस पर पानी का या जो तेज़ धूप का उसका प्रभाव ना पड़े। या हम देखेंगे कि बच्चा भी अगर स्कूल लेवल की हम बात करें, तो वो वाटर बॉटल कैरी करता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करता है, वो लंच बॉक्स कैरी करता है। किताबों में भी अलग-अलग शेप्स की किताबें होती हैं। खुद हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है जब हम छोटी क्लासेस में थे, तो किताबें बड़ी होती थी, कॉपी छोटी होती थी, तो वो इधर-उधर। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अलग-अलग शेप एंड साइज़ेज़ की जो हमारी बुक्स हैं या नोटबुक्स हैं, उनके लिए सेपरेट चैम्बर्स हों या जो इस तरह से उसमें कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे से देख करके, उसकी भावनाओं को समझ करके कि वो क्या चाह रहा है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हम उसको रिडिज़ाइन कर सकते हैं। बहुगुणा सर की बात पर मुझे मैडम एक और अन्य बात याद आई है। आजकल दरअसल स्कूलों में जब से बच्चों को ये टैब मिले हैं, तो अचानक बच्चों के दिमाग में आई कि सर ये जो बैग वाली बात है कि एक तरफ तो बैग का वेट देखिए कि कितना ज़्यादा होता है। बच्चा अगर 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है, तो बैग ऊपर से अगर बारिश हो जाती है तो वो एक अलग-सी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर बारिश में हमारा नोटबुक या बुक्स भीग जाती हैं तो फिर स्कूल लाने की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एनसीईआरटी पर हमारे विभाग ने कहा है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है ऐप्स के माध्यम से हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उसके साथ-साथ अगर हम लोग इस फ़ोन पर व्हाइट बोर्ड नाम के कई सारे ऐप आते हैं, अगर उनको कर लें, तो मुझे जो लगता है हम अपने स्कूल में ये बात कर भी रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। हर रोज़ नहीं करते हैं बट संडे को या जब हमको टाइम लगता है बच्चों को थोड़ा-सा अगर वो स्ट्रेस से बाहर लाना है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि आप केवल फ़ोन लेके आएँगे, बाकी कुछ नहीं लेके आएँगे, इवन कि पेन तक नहीं लेकर के आएँगे। तो बच्चा एक इतना-सा फ़ोन लेके आता है जो कि शायद बारिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मज़ा भी आता है अगर वो स्ट्रेस के समय अगर वहाँ पर गेम वगैरह खेलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है वहाँ पर रिफ्रेश बिल्कुल। तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर अपनी क्लास का जो क्लास बाय द वे हम 7th क्लास की बात करते हैं तो बच्चा अपनी 7th क्लास का गणित का 5वां अध्याय खोलता है और उसी के साथ-साथ वहाँ पर व्हाइट बोर्ड वाला ऐप खोलता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कर सकता है। तो वेट को हटाने के लिए, बैग को रीडिज़ाइन करने के लिए अगर हम 21st सेंचुरी में जाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए फ़िलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम रोज़ इसका यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को वो वहाँ तक ले जाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, नयापन लाने के लिए करते हैं और हमारे बच्चे काफ़ी जगह पर इस बात को कर भी रहे हैं। तो सर अब कई बार तो ये होता है कि हमें जो मेजर जो डिसीजंस हैं या जो शिफ्ट जिनको हम कहते हैं, अभी जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर कोई बुक है तो अभी हमारे पास जो बुक आती है वो मुझे लग रहा है एक जो हमारा एजुकेशनल ईयर होता है उसकी आती है। अगर उसी चीज को हम एक दूसरे नजरिए से सोचें कि हम यूनिट वाइज या उसको जैसे हम सेमेस्टर वाइज हम कह सकते हैं, उस हिसाब से भी बुक को अगर प्रिंट किया जाए, डिजाइन किया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिड्यूस जो वेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा था कि और कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कि हम नई चीजें लेके आते हैं। माना हम एक मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, तो ये मोबाइल हमारा जब हम स्टार्ट में मोबाइल आया था तो वो एक हम देखते थे कि वो कहते हैं ना कि PQRS जब लिखना हो तो 4 बार की प्रेस करनी थी। तो फिर ज़रूरत के हिसाब से जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो फिर टच आया, फिर और भी चीज़ें जैसे ये सब। तो क्या जो है जो नीड है, नीड बेस हमारे मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं। जैसे कि ट्रैवल बैग में भी बहुत सारे वो होते रहते हैं, कभी-कभी चेंजेस करते रहते हैं। एक ही बैग में कितने सारे ऐसे टाइप्स हो जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले इंस्पायर अवार्ड में भी सर एक बिल्कुल आया बैग था जी, कि जी। जैसे वेट जो है हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो प्रॉब्लम और होती है। वेट जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं, ये लेकर के हमको करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक छोटी-सी चीज़ जो बैग है, वो भी बच्चे में कितने सारे आइडियाज़ जो है वो डेवलप कर सकता है। सर तीसरा क्वेश्चन आपके पास लाऊँगी, लेकिन जी, उससे मैडम। पहले थोड़ा-सा ये कि जो कहानियाँ होती हैं ना सर, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहानियाँ जो है वो है एक दर्पण की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों में सर कितनी इमेजिनेशन, कितनी फैंटेसीज़ वो अपने मन में बनाते हैं,
जैसे छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो अपने मन में इमेजिनेशन लेती हैं कि जब मेरी शादी होगी तो एक तो मैं सफ़ेद घोड़े पे एक बिल्कुल, राजकुमार आएगा। बिल्कुल। लड़के जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं एक हीरो बन कर के बिल्कुल, सामने रहूँगा। जी। तो ये जो इतनी सारी फैंस इमेजिनेशन जो वो क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है सर जो कहानियाँ हैं ना, वो बच्चों को सिखाने के लिए या प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, एक छोटा-सा मेरी एक कलीग थी, जी। तो वो उसका छोटा-सा बच्चा था, मुझे लग रहा है 4-5 साल का। तो वो कहती है कि डाँटने लगी वो उसे किसी बात पे, तो वो चेयर लेके बैठ जाता है वो बच्चा ना, कि चलो शुरू हो जाओ। हुँ, हुँ। मतलब बच्चे जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें पता है कि मम्मी का अब लेक्चर शुरू हो गया। बिल्कुल, लेकिन अगर वही चीज़ हम कहानी के माध्यम से उस बच्चे को समझा समझाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे के दिमाग पर छोड़ देती है। तभी कहा जाता है कहानियाँ है वह दर्पण हमारा, जिससे हो जीवन का उजियारा। तो ये जो सर है बहुत अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी है एम्पैथी वाले में, जो एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं। तो सर ये जो एक्टिविटी है अपने बचपन की कहानियाँ बनाएँ, जी मैम। आपको क्या लगता है इस गतिविधि से हम बच्चों में और कैसे सहानुभूति जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? जी। वो बच्चा क्या-क्या मेन सबक जो है वो सीख सकता है? यहाँ पर अपने बचपन की भी कहानी सुनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं उन कहानियों को या उन इंसिडेंट को आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कि मेरे बच्चों ने झेली हैं और मैंने उनको फेस किया है। एक छोटी-सी बात आ जाती है कि हम बच्चे को कह देते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अब हम बिना समझे जो है उसको डाँटने लगते हैं या क्या करने लगते हैं। ये कई बार होता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? तो एक बार एक बच्ची ने जो है होमवर्क वगैरह नहीं किया। लेकिन जब दूसरी बच्ची ने उसकी कंडीशन को समझा कि क्या था, तो वो जिस बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था, उसने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर नहीं की या रियल घटना को हमारे साथ साझा नहीं किया। लेकिन दूसरी बच्ची उस लेवल तक पहुँच गई जहाँ पर कि वो उसके दिल की और मन की बात को समझ सकते। तो उस बच्चे ने कहा कि सर वास्तव में इनके यहाँ क्या है कि मम्मी और पापा इनकी झोपड़ी कच्ची है। तो मम्मी-पापा हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है। पापा कल 2-3 दिन से कहीं बाहर गए थे, वो घर नहीं आ पाए। माँ दिन में काम पर जाती है। दूसरी बच्ची डिस्क्राइब कर रही है उसके घटना की कंडीशन को और इनके घर में शाम को मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी। तो हम लोग तो एकदम चले जाते हैं, लेकिन जब मैं एक तो पहले दूसरी बच्ची उस कहानी को सुना रही है, वहाँ पर जाकर के जब हम समझते हैं कि वास्तव में इसके साथ क्या घटना रही होगी। फिर हम लोगों ने जो भी हम लोग सभी लोग करते ही हम लोग अदर देन गवर्नमेंट हम लोग अपने एंड से बच्चों को पूरी सुविधाएँ देते हैं। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तब हमको लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम को हम कैसे समझते हैं और बच्चे की ही प्रॉब्लम को जो अभी कल हमने कहा था कि एम्पैथी वाला जो पहला था कि बच्चे की प्रॉब्लम को अगर हम बच्चा बनकर जो है उससे बात करते हैं, तो शायद मैं इतनी आसानी से उस बच्ची की बात को नहीं समझ पाता, लेकिन जब दूसरी बच्ची ने उसकी बात को साझा किया, तो वो मुझे शायद आसानी से समझ में आई और मैंने उस बच्ची को तब उसके बाद तो जो भी क्लासरूम का प्रोसेस होता है, हमने कहा कि आप कल ले आइए क्लियर। करके। एक और घटना की मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं एनएसएस में प्रोग्राम ऑफिसर था, तो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग वालों ने हमको बताया था कि देखो बेटा जंगल में गर्मियों में आग लगती है, तो हमको आग को बुझाना चाहिए। तो वहाँ से हमारे दिमाग में फायर लाइन का एक कॉन्सेप्ट आया था और उन लोगों ने हमने बनाई भी थी बच्चों ने। शायद मार्च या अप्रैल के महीने की बात होगी, तो उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, आबादी के और जंगल के बीच में एक लाइन बना देता है, उसको हम फायर लाइन कहते हैं और उसको वो जला देते हैं ताकि सड़क से आग कहीं ब्रेकिंग लाइन बना देते हैं या फायर लाइन उसको कहते हैं। तो एक बार हमारे विद्यालय के सामने आग लगी, कहा सर वहाँ आग लग गई, तो बच्चे तुरंत भागे और उस आग को बुझा दिया। अब दूसरे दिन भी यही घटना हुई, दूसरे दिन आग का थोड़ा-सा प्लेस बदला हुआ था 10-20 मीटर उधर, हमने दूसरे दिन भी बुझा दिया। अब तीसरे दिन बात जो है पूरे स्कूल में फैल गई, प्रिंसिपल सर तक चली गई बात कि भई यहाँ आगे सामने में स्कूल के आगे कौन आग लगा रहा है? सामने जंगल था तो आग कौन लगा रहा? तो वहाँ पर जो है अब प्रिंसिपल सर के संज्ञान में जब बात आई तो सब लोग वहाँ पर गए। अब हमने कहा इसको पकड़ते हैं और इसको फॉरेस्ट विभाग, वहाँ देखा कि फॉरेस्ट का ही आदमी बैठा हुआ है, वही आग लगा रहा है। तो बच्चा केवल अपने ह्यूमन बिहेवियर नहीं, अपने एनवायरमेंटल इश्यूज से भी उसके कनेक्ट है। अपने गांव के पेड़ के बारे में, जंगली जीवों के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में बच्चा वहां पर भी बहुत जबरदस्त ढंग से कनेक्टेड है और अपनी वो ड्यूटीज जानता है कि अगर आग लग रही है तो मैंने क्या करना। फिर फॉरेस्ट वाले जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने हमको समझाया कि देखिए ऐसा होता है और हम लोग करते हैं। तो बच्चों की ऐसी एक नहीं, जितने भी लोग हम लोग सुन रहे हैं और बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि वे हमसे अच्छा सोचते हैं, लेकिन सोचने के लिए
बच्चे की बात के लिए हमको भी बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चे की बात को अगर हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सार्थक होती है, फ्रूटफुल होती है। जी मैडम। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे ये कहानी से रिलेटेड? बिल्कुल मैम, मेरा भी जी अपना सर, एक बहुत हाँ अच्छा जी, हाँ जी, एक्सपीरियंसेस हाँ है। बात एम्पैथी की हम कर रहे हैं और उसके बेस पे एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जनरल स्कूल्स में जब फीस वगैरह लेते हैं, ये मंथ की 15 या 16 जो भी तारीख होती है, एक बार ऐसे ही कुछ हुआ कि जब मैं अपनी कक्षा में फीस ले रहा था, तो एक लड़की 15 को नहीं, 20 को नहीं, और जब हम देखते हैं कि भाई लेट पेमेंट अब लास्ट महीने का जब आने वाला होता है तो हमको भी फीस जमा करनी होती है। तो ये सब चीज़ें पता होती हैं कि भाई अब क्यों नहीं फीस आ रही है। कई बार क्या होते हैं कि टीचर्स भी उनके पास चाहे वर्कलोड हो या कुछ हो, लेकिन इन स्थितियों पर नहीं जा पाते। नहीं जा पाते। तो अचानक जब वो लड़की बिल्कुल मतलब ये है कि 25 तारीख या 26-27 तारीख तक फीस नहीं लेके आ गई, टाइम आने वाला था। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो दूसरी एक लड़की आती है कि सर उसके घर की जो स्थिति है कुछ ऐसा है कि उसके फादर पशुओं को चराने गए थे और कहीं गिर वगैरह गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं, ऐसा कुछ स्थिति है। तो उसके बाद जो हमारा सोचने का नजरिया था वो बिल्कुल एकदम बदल गया। उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हमको इस लड़की से अभी इस चीज के लिए बात करनी है। तो ऐसा कभी होता है जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हम उस बच्चे की जगह पे जाके सोचें, उसकी स्थिति के बारे में सोचें, या कोई भी, ये तो एक उदाहरण मैंने दिया है। हम किसी भी समस्या के लिए हमने जैसे ही कल कहा था कि हम इनोवेटर की तरफ में जाके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें, तो वो चीज निकल के आती है जब हम उस स्थिति पर अपने आप को देखते हैं। सर इसका मतलब वही है ना, अगर हम व्यक्तिगत कहानियाँ सुनाते हैं तो आपस में हम संबंध बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन, हमने सबने उनका नाम सुना ही है सर। तो जब वो एक किराने की दुकान में काम करते थे, तो एक बार कोई लेडी आती है और वहाँ पे गलती से ज़्यादा पैसे दे करके चली जाती है। अब वो रख तो लेते हैं उस समय, लेकिन उन्हें बाद में बहुत अपनी गलती जब रियलाइज़ होती है कि मैं तो इतना ईमानदार हूँ, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो सर कितने मील पैदल चल के उस लेडी को वो वापस दे करके आते हैं पैसे। तो ये जो इस प्रकार की कहानियाँ हैं, ठीक है, बच्चे अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ तो सुनाएँ आपस में। कहते हैं सर, दुःख हो या सुख हो, बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत कहानियाँ हैं, ये सुना कर के बच्चे आपस में अच्छा संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रेरणा का स्रोत भी है और बच्चे को आगे ले जाने में भी बहुत मदद करती है। चलिए सर, अब कभी हमने देखा है फर्नीचर की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर स्कूल्स में। कोई बच्चा है, किसी को कोई समस्या है, वो बैठ नहीं पा रहा है, किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो ये एक एम्पैथी एक्टिविटी में एक से ये भी एक्टिविटी है कि अपने दोस्त के लिए फर्नीचर बनाएं। तो सर ये जो एक्टिविटी है, आपको क्या लगता है कि इससे छात्रों में कौन सा कौशल जो है वो विकसित होगा सर? बिल्कुल मैम, जब हम इस फर्नीचर को रिडिजाइन करने की बात कर रहे हैं या फर्नीचर बनाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें एक हम जिसको कॉपरेशन और कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जो सहयोग की बात है। दूसरी बात है कि दूसरे के दर्द को समझना। हम अगर इस फर्नीचर को रिडिजाइन करने की बात या उसको बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम उससे सहानुभूति विकसित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी, भाई हमें एक नई चीज को डिजाइन करना है, तो क्या एक क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होगी। दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट। हम एक नई जो कौशल है उसको विकास करने की अपनी तरफ सोचेंगे। और ये जब हम डिजाइन कर रहे होंगे, फर्नीचर बना रहे होंगे, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होगी कि अगर हम दोस्त की बात कर रहे हैं, कि जो हमने कहा कि पृष्ठभूमि की तरफ जाएं, हम उससे इस तरह से बात करें कि भाई आपके घर में तरह तरह के फर्नीचर हैं, आपको कौन सबसे अच्छा लगता है, या जो फर्नीचर है उसमें कहाँ कमी लगती है, क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, किस प्रकार का फर्नीचर उसे पसंद है, कि कलर की बात कर सकते हैं हम उसमें। अच्छा, ये स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सामान्य जीवन में बात करें, तो मैंने जैसे अभी पहले बात कही थी कि एक प्रोफेशनल्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। माना एक लैपटॉप यूज़र है, उसको अपने फर्नीचर में क्या चाहिए, हमें उससे बात करनी है। अगर हम एक ओल्ड एज पर्सन की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इधर उधर चलने फिरने में जो है सक्षम नहीं है, उसको अपने फर्नीचर के आसपास क्या चाहिए। या कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, उसको एक निश्चित समय के बाद 5 मिनट के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा आराम करना है, तो वो क्या चीज़ उसको अपने फर्नीचर में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा हमारे अंदर, एक तो दया का भाव, दूसरे की बात को समझने का है, फिर हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, ठीक है, हम समाधान ढूंढेंगे। अब उस समाधान की भी टेस्टिंग करेंगे
हाँ, वो देखना पड़ेगा। फिजिबल है या नहीं है? नहीं है हम्म। भाई, कई चीजें हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो जहां पर इस्तेमाल होना है उसके अनुकूल है नहीं है, ये सारी चीजें सोचेंगे तो कई तरह के स्किल जो है वो डेवलप होंगे। तो इन चीजों पे हम जो है बात कर सकते हैं। वही मतलब ये बात निकल के आ रही है कि डिज़ाइन थिंकिंग में जो कोलैबोरेशन है, सहयोग सहयोग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिज़ाइन थिंकिंग का मुझे लगता है महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा। तो ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स जिसे हम 4 सीज़ कहते हैं, ये चारों चीज़ें मुझे लग रहा है इसमें निकल के आ रही हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी। तो ये 4 सीज़ जो हैं ये सारे के सारे इसमें ऐड ऑन हैं। तो ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात इसमें सर। मैं एक बात जोड़ना जी चाह रहा सर। था। जी। जैसा कि सर ने पहले बताया था कि यदि हम बच्चे में डिजाइन थिंकिंग को समझ पैदा कर देते हैं, तो फिर 21st सेंचुरी स्किल्स जो है उसके अंदर स्वयं में आ जाती हैं। जैसे अभी आपने बैग की बात कही है, तो पहले क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा कि यार वहाँ पर बच्चा सोचेगा मेरे फ्रेंड के पास जो है स्पेस कम है या चुभ रहा है या हाइट नहीं है, जो कुछ भी उनकी प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पर कम्युनिकेट करेगा कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन, कोलैबोरेशन। सारे बच्चे, कई बार जो हमारे बेस में जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, जो मैं पिछले स्कूल की बात करता हूँ, तो उनके लिए हम लोगों ने सारे बच्चे जिस लिमिट तक हम नहीं जा सकते बच्चे वहां पर करते हैं। तो वो घर से एक गद्दा लेकर के आए और वो बच्चा वहां पर बैठता था, वो पाँव की में प्रॉब्लम थी उसकी, तो उस बच्चे को वहां पर बैठाते थे और उस बच्चे को सारा उठा करके बाहर ले जाते थे, उसकी पूरी हेल्प करते थे। तो डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा फ्रेम है जो केवल एकेडमिक नहीं, सोशल नहीं, इमोशनल अटैचमेंट भी बच्चों का आपस में करता है और 21st सेंचुरी स्किल तो अंदर ही उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। जी मैडम। बच्चे ना समाधान खुद ही ढूंढते हैं मुझे लगता है। जैसे अब हमने योगा क्लासेस शुरू करी थी तो योगा मैट्स इतनी नहीं थी हमारे पास, तो बच्चों ने खुद ही आइडिया दिया कि मैडम बोरी और कट्टे तो सबके घर में होते ही हैं, वी कैन यूज इट। तो वो लोग लाए और बहुत अच्छे से वो हुआ हमारा। फिर हमारे गुरुद्वारे में जैसे पुराना कारपेट निकाल देते हैं, तो वो हम कारपेट वहाँ ले गए थे, उसको काट के हमने यूज किया सर। बिल्कुल तो मैम, तो जैसे ये डिजाइन थिंकिंग का तो हम अपने पहले एपिसोड से ही इस बात को लेके चल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जब कोई समस्या हमें दिखती है, उस समस्या से हम खुद को जोड़ते हैं और हम महसूस करते हैं कि उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें किन किन चीजों का समाधान करना है, और तभी जाके हम का समस्या समाधान की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मतलब जाते हैं। सहयोग जो है, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो जितनी एक्टिविटीज हैं सब सर ग्रुप्स में ही होनी है। जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, इंडिविजुअली इसका कोई वो नहीं है। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो हमारे संभावित उपयोगकर्ता है सर, पोटेंशियल यूजर्स जो है, उनका जो इंटरव्यू लेना है, ये एक एक्टिविटी इसमें शामिल की गई है। तो ये जो एक्टिविटी है, इससे कैसे बच्चों में एम्पैथी को हम क्रिएट कर पाएंगे सर, सहानुभूति कैसे जागृत कर पाएंगे बच्चों के अंदर? आपने एक शब्द यूज किया है मैडम, पोटेंशियल यूजर। तो इसको हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में या बहुत सरल भाषा में हम समझते हैं कि पोटेंशियल यूजर हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो समस्या को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर हमारे पोटेंशियल यूजर में बच्चे आते हैं या जो भी जैसे बोगना सर ने अभी कहा है कि कोई भी है, समाज का ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला है, टायर पंचर लगाने वाला है, वो हमारा प्रोफेशनल है, कोई भी है, वो हमारे पोटेंशियल यूजर में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो पीछे बात की थी, उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि बच्चे की समस्या को बच्चे ने ही सबसे अच्छा समझा है। शायद वो हम तक आने में थोड़ा समय लग जाता है या हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। तो जब हम इंटरव्यू लेने के लिए जो है हम पोटेंशियल यूजर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल यूजर का वातावरण, एम्बियंस, किस एनवायरनमेंट में वो रहता है, वहां पर जाना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट अकेला नहीं, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसका ड्रेस कोड का है, उसका सोशल का है, उसका इमोशनल है, उसका एजुकेशनल है, सारे पर्सपेक्टिव मतलब लेकर के चलना है, तब सारे हमको वहां दृष्टिकोण। पर जाना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी ड्राइवर के पास जाते हैं और वहां पर अगर हम अपना जो हमारा प्रोफेशनल का गेटअप है, हमारा जो ड्रेस कोड है, उसको लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जाते ही मुझे लगता है जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो उस रेफरेंस में और उतना इजीली हमको गैप क्रिएट हो, गैप बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं जो कि ड्राइवरों की किसी समस्या को पर कोई सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, तो वहां पर कंपनी के मालिक को वो सामने देखते हुए या बड़ी कार में वगैरह में देखते हुए वो हमसे अच्छी बात नहीं कर पाएगा या अपने आप दिमाग फ्रीली नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं ही उसके पास एक ड्राइवर बन करके या कंडक्टर बन करके वैसे कपड़े जो कि हमारे मैकेनिक के रहते हैं वैसे जाऊंगा, तो वो अपनी बात को शायद बहुत अच्छे से हमको कह पाएंगे। क्लासरूम में अगर हम इसकी बात करते हैं तो बीइंग ए टीचर
हम सब लोगों को बच्चे की बात को या उससे इंटरव्यू लेने के लिए, उससे कुछ बात को निकालने के लिए जो उसकी प्रॉब्लम है, हमको मानसिक स्तर से उसी लेवल पर जाना पड़ेगा जहां पर कि बच्चा बात कर सकता है। अगर छोटा बच्चा है एलकेजी यूकेजी का, तो वहां पर हमको वही टॉडलर या थोड़े से ऊपर की बात करनी पड़ेगी। अगर टीनेजर है तो हमको टीनेजर के रेफरेंस में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो बिंदु रहता है हमारा कि हम उस वातावरण को समझें जहां पर कि बच्चा, कोई भी हमारा पोटेंशियल यूजर रहता है, तब जाकर के हम उससे बात कर पाते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट बात आती है कि हम उस बात को सोचें जिस बात के कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और इसके लिए अगर आसानी से प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम देखेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर पूछेंगे, या प्रश्न उत्तर भी नहीं, एक सामान्य वार्तालाप हो जिनसे कि कन्वर्सेशन इतना सामान्य सा हो कि उन्हें ये न लगे कि मैं इनके लिए कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, कोई प्रोटोटाइप बना रहा हूँ। बजाय इसके ये लगे कि मैं उन्हीं का एक कॉलीग हूं, और उस कॉलीग होने के नाते मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूं कि सर बताइए जरा, आप जब दिन में आते हैं तो आपको तब कैसा लगता है। तो मैडम, हम इसमें एक पोटेंशियल यूजर का एक उदाहरण लेते हैं। हमने कई बार देखा है कि जितनी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, उनके लिए बरसात में आराम देने के लिए वाइपर तो होते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी गाड़ियां होती हैं, जैसे हम 3 व्हीलर की बात कर लें, या जो हमारे छोटी गाड़ियां होती हैं 3 व्हीलर की बात कर लें, या इवन की हम 2 व्हीलर की भी बात कर लें, 2 व्हीलर वाले में हम 3 व्हीलर वाले जब जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि बरसात के समय वाइपर की सुविधा बाहर से भी शायद नहीं होती। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो एटलीस्ट नहीं है शायद, और अगर बाहर से हो भी तो एक वाइपर अंदर से भी होना चाहिए। ऐसा ही एक अभी जो इनोवेटिव है, वो किसी बच्चे ने सोचा होगा, या बच्चे ने अपने पापा को देखकर ये सोचा होगा कि पापा को ये प्रॉब्लम आती है, या इस कारण से इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, या बहुत सारी परेशानियां इनको आती हैं। तो उस बच्चे ने अपने 3 व्हीलर, अपने पापा के 3 व्हीलर के बाहर से भी वाइपर लगवाए हैं, और अंदर से भी जो भाप बन जाती है उस पर भी वाइपर बनाए। अभी हमारे स्कूलों के बहुत सारे बच्चे एक नया इनोवेशन करने जा रहे हैं, और उसको कर भी रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों के लिए हमने सोच लिया, छोटी गाड़ियों के लिए हमने सोच लिया, लेकिन एक जब 2 व्हीलर वाला या बाइक वाला या स्कूटर वाला या स्कूटी वाला कोई भी आदमी रोड पर चलते हैं, और बारिश आने के कारण उस पर भी भाप जम जाती है, देखने में निश्चित रूप से परेशानी हुई। तो बच्चों ने एक बड़ा अच्छा समाधान उसका, और निश्चित रूप से ये समस्या बच्चों ने कब समझी होगी, जब वो अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ कभी स्कूटर पर स्कूल गए होंगे, और पापा स्लो चला रहे होंगे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा होगा कि हमारे जो स्क्रीन है इस पर जो है भाप वगैरह, विजिबिलिटी परफेक्टली नहीं आ रही, हमें परेशानी हो रही है। तो बच्चों ने एक ऐसा क्या कहते हैं उसे, हेलमेट डिजाइन किया, ऐसा टूल डिजाइन किया है जो कि बाहर की वेपर को भी साफ कर लेता है और अंदर से भी साफ कर लेता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम बच्चों के लेवल पर जा करके बात करें, और उनसे उनके वातावरण के संबंध में बात करें, उनके वातावरण से जो कुछ उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझें, तब जाकर के हमारा जो इनोवेशन है, जो डिजाइन थिंकिंग है, वो प्रोसेस पूरा होता है। जी मैडम। ये है कि अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ। तो हम उसकी चुनौतियाँ, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी क्या-क्या समस्याएँ हैं, नीड्स क्या है, वो सब समझें, आवश्यकताएँ क्या है उसके। और मुझे लगता है कि एक सक्रिय रूप से सुनना, बहुत बहुत मतलब उसकी बात को हम सुने, जी, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसके बीच में ला सकता है। जी। सर, अब हमने उपयोगकर्ता का इंटरव्यू ले जी, लिया, जी। इंटरव्यू के बाद क्या करना है हमें? मैम, अब जब हमने जो हमारा यूज़र है उससे हमने साक्षात्कार के माध्यम से कई जानकारियाँ ले ली हैं। अब उन सारी जानकारियों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेना, उसके आधार पर जिसको हम कहते हैं कि पर्सोना मैप जी, या पर्सनैलिटी मैपिंग हम उसको कह सकते हैं, कि उसकी आवश्यकताएँ क्या थी, कहाँ उसको दिक्कत आ रही थी, या क्या समाधान वो चाह रहा है, उसके अनुभव हमने सारे ले लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, हम मैप करेंगे, और इनको हम कहीं न कहीं उसके बाद क्या कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में भी ला सकते हैं, फिर हम समाधान की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो हमारा यूज़र है उसके नाम, उसकी उम्र, या हम उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, या उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएँ जिनको कि वो समाधान के लिए चाह रहा है, वो सारा हम क्या कर लेंगे, मैप कर लेंगे। और उन सारे मैप के आधार पर हम फिर जो आगे की हमारी डिज़ाइनिंग होगी, जो डिज़ाइन थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, या जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा होगा, उसकी तरफ हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब पर्सोना मैप जो हम बात कर रहे हैं, वो पूरी जो हमारा समरी एक
इंटरव्यू की है। पोटेंशियल यूजर साक्षात्कार के आधार पर जो जानकारियां हमें मिली हैं उनको पूरा एक तरह से फ्रेम में लाना, उनको देखना, ताकि हम एक बिल्कुल प्लान्ड वे में हम आगे बढ़ें। तो तब हम जो है बेहतर डिजाइन और बेहतर समाधान कर सकेंगे। तो ये पर्सोना मैप का मतलब थीम है। डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन का कि प्रोसेस घर एक में तरह भी से हम ये कुछ है। प्लानिंग करते हैं जी किसी भी जी ओकेजन बिल्कुल, की इसको हम या अगर किसी भी सही उसके शब्दों में इंसिडेंट की, तो हम डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं। पूरा लिखते हैं। जी मान लीजिए कोई फंक्शन ही है तो हम पूरा गेस्ट की लिस्ट वेस्ट बिल्कुल बनाते बिल्कुल हैं, जी तो जी वो जी डॉक्यूमेंटेशन की तरह से हो गया। ठीक है सर, अब हमने पर्सोना मैप तो बना लिया है सर, इसके साथ हमें करना क्या है अब आगे? देखिए, जब हम पर्सोना मैप बना लेते हैं, जो हमारा यूज़र है, पोटेंशियल यूज़र है, उसकी डेली लाइफ़ के बारे में जान लेते हैं, उसका वर्क कल्चर जान लेते हैं, उसका हैबिट्स के बारे में जान जाते हैं, उसकी परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। ये बहुत सच है जब हम समराइज़ करते हैं, जैसे बहुआ के सर ने अभी बताया। इसके बाद आता है हमारे पास एम्पैथी मैप, और ये भी शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे पिछली बातें जो हमने बात की हैं, जैसे पर्सोना मैप है, इंटरव्यू है, सारी चीज़ें हैं। तो अब आता है हमारे पास एम्पैथी मैप। अब एम्पैथी मैप को डिज़ाइन करने के लिए हमको उसकी जगह पर जाना पड़ेगा, और तब जा कर के हमारी एम्पैथी मैप को हम लोग जो हैं डेवलप कर पाते हैं। इसको एम्पैथी मैप को समझने के लिए हम जो है 4 भाग मुख्यतः रखते हैं। पहला आता है सेज, वो क्या कहते हैं? जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो क्या कहते हैं, अपने बारे में क्या कहते हैं, उनकी जो परेशानियां, जिसको कि हमने इंटरव्यू के थ्रू वहां से लिया है, एक डेटा उसका कलेक्ट किया है, तो वहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं एम्पैथी मैप में कि जो हमारा एंड यूजर है, जो पोटेंशियल यूजर है, जिसको परेशानी हो रही थी, उन्होंने क्या कहते हैं और क्या उनकी बातें होती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा डोमेन आता है वो होता है सेज, जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो क्या कहता है अपने बारे में। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है थिंक। अब जो उनकी सारी बातें हैं, जब वो प्रॉब्लम से झेल रहे होते हैं, प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो अब उसको तो सबसे अच्छी बात है कि जो परेशानी को झेल रहा है, सामना कर रहा है, वही समझ सकता है। क्लासरूम में हम कई बार देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड है, अगर उसमें लाइट है, सनलाइट है या क्लासरूम की लाइट है, तो सामने वाले बच्चे को तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन जो किनारे वाले बच्चे, उनको रिफ्लेक्शन के कारण वो नहीं दिखाई देता। तो वहां पर वो बच्चा क्या सोच रहा है, उसको हमारे जो है फिगर नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा उसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, आंसर नहीं दिखाई दे रहा, हमने जो कुछ लिखा वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो तब हमें वहां पर बच्चे की जगह पर जा करके कि बच्चा क्या सोचता है, उस समय उसके दिन बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि क्या लिखा है। तो एम्पैथी मैप का मैडम जी जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आता है कि जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो क्या कहते हैं, जो कुछ उनके साथ परेशानी आती है उसके रेफरेंस में वो क्या कहते हैं। जो दूसरी बात आती है वो क्या सोचते हैं। तो ये 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बात पर हम चर्चा करते हैं। जी मैडम। तो सर जैसा कि सर ने बताया, एम्पैथी मैप जो है वो हमें एक बना करके चल रहा है। तो ये एम्पैथी मैप जो है मुझे लगता है क्लैरिटी, एक स्पष्टता प्रदान करता है ये सारी एक्टिविटीज़ जी, को। जी। तो सर आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद में 2-3 बातें सर। और जोड़ना जी सर, चाहूंगा जी। अभी कि एम्पैथी मैप में पहला हो गया सेज, जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो क्या कहते हैं, फिर वो क्या सोचते हैं अपने दिमाग में, फिर वो क्या फील करते हैं उस घटना के बारे में, जो घटना उनके साथ जहां पर प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं क्लासरूम की बात करता हूं, हमारा बोर्ड सामने लगा है, तो सामने वाले बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या मेरे जो फॉन्ट है मेरे बोर्ड पर लिखे हुए बड़े छोटे हैं, तो आगे वाले को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे बच्चा बैठा उसको नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या फील करता है, काश ये बड़े होते, काश क्या महसूस करना। तो वो क्या सोचता है, अगर अक्षर थोड़ा बड़े होते तो मुझे दिखाई देते, अगर वो रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर नहीं पड़ता तो क्या करते। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी समस्या हमारे साथ आती है, और मुझे भी ये बातें साझा करने का अवसर तब मिला है जब ये घटनाएं मेरी क्लास में होती हैं और बच्चे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से लाइट आती है उसको बंद कर देते हैं, या ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं बच्चों की ही हेल्प से, जहाँ से कि उनको दिखाई दिया। सीट कुछ नहीं हमारे बस में, तो हम सीटिंग अरेंजमेंट तो उनका चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे बाद में आता है डज। एम्पैथी मैप का जो पहला स्टेप है वो सेज, कि जो हमारा पोटेंशियल यूजर है वो क्या कहता है, वो क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। अब इन सारी बातों के लिए वो क्या करते हैं,
सीट चेंज कर लेते हैं, कहते हैं सर कि आपके जो फ़ॉन्ट हैं वो छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उन फ़ॉन्ट को बड़ा कीजिए। या ड्राइवर की हम बात करते हैं, तो ड्राइवर साहब बाद में उनसे कहता है, जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, ड्राइवर साहब उनसे कहते हैं, बल्कि देखिए सर ने कल बताया था कि ड्राइवर साहब नहीं बल्कि हम उनको प्रॉब्लम सॉल्वर के यूज में, वो जो उनके साथ आ रखे हैं, जो उनके साथ आ रखे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, और वो ड्राइवर साहब की बात को सुनते हैं कि सर सारथी से पूछो। बहुत अच्छी बात कही है एक बार फिर से कि सारथी से पूछते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर कि आपकी बताइए पीछे बैक पेन होता है या यहाँ पर दर्द होता है, तो उन सारी बातों को जो है तब वो करते हैं कि हम आपका जो सीट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसको हम इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि आपका रिड्यूस हो सके। मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है कि जो आज से 10-20 साल पहले की गाड़ियाँ होती थी, उनमें ड्राइवर साहब के लिए रैक्सीन की सीटें होती थी और उनकी पीठ वगैरह में दर्द हो जाता, बहुत जल्दी वो बेचारे बीमार हो जाते हैं। लेकिन आज की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो बड़े ट्रक हों या छोटे हों, उनमें एसी भी लगा है, उनका केबिन अलग है और उनकी सीट पैसेंजर से ज़्यादा कंफर्टेबल और होनी भी चाहिए, नहीं तो उनके पास तो हमारी 25-30 लाइफ का सवाल रहता है। तो एम्पैथी मैप में सेज आता है, थिंक आता है, फील आता है और लास्ट में हम जिस पॉइंट पर आते हैं वो होता है डज, हम लोग क्या करते हैं। आपकी बात में और आगे जोड़ना चाहूंगा। जी सर। हम कई क्षेत्रों में जीवन के देखते हैं, माना मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करूं, जैसे अब घरों का डिजाइन होते हैं, जी। हम अगर कुछ सालों को पहले तक जाते हैं, जो हमारी स्टेयर्स होती थी, सीढ़ियां, उनका जो तरीका होता था वो कुछ और होता था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो क्या हो गया कि अब कुछ बड़ी भी हो गई हैं, लंबाई में, चौड़ाई में हो गई हैं, उनके जो स्टेप्स होते थे वो तो वो अब हमें क्या है, एक बच्चे की दृष्टि से भी देखना है, एक जवान की दृष्टि से भी देखना है, एक बुजुर्ग की दृष्टि से भी देखना है। तो भाई सीढ़ी तो सबके लिए एक ही है, तो वो सबके लिए कंफर्टेबल हो। तो जो ये हमारी डिजाइन थिंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जिसमें इसके लिए स्कोप नहीं है। हमें कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हम उत्तराखंड के परिवेश में अगर बात करें तो हमारे यहाँ डिजास्टर, आपदा बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो उसके अनुसार किस तरह से हम अपनी सड़कों को डिजाइन करें, या अभी हमारे उत्तराखंड में हमने देखा कि जो रोड एक्सीडेंट्स के मामले हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो स्पीड को कंट्रोल करने के क्या मानक बनाए जाएं। तो इन सब चीज़ों की तरफ अगर हमारे जो बच्चे हैं वो अगर विद्यालयों में ये डिज़ाइन थिंकिंग के माध्यम से सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रेलिंग, जो सीढ़ी की रेलिंग के बारे में मुझे अपने दिमाग में अभी एक बात आई है कि हम लोग सोचते होंगे कि शायद रेलिंग मकान की सुंदरता के लिए बढ़ाए गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जब बुजुर्ग लोग जिनके हाथ या पैरों में दर्द होता है तो सपोर्ट के लिए मुझे, या छोटा बच्चा है तो बहुत सुंदर सर, बहुत जैसे अभी रैंप के कॉन्सेप्ट भी थोड़े साल पहले ही हमारे स्कूल्स में आए हैं, उन बच्चों के लिए, जो हमारे वो जो बच्चे हैं उनके लिए। बुजुर्ग हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि डिजाइन थिंकिंग तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जिससे हम इसको अलग करके देख सकें। आज की जो चर्चा थी सब बहुत ज्ञानवर्धक रही। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है सर, तो आगे के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, अगर अभी से हम उनके दिमाग में ये डिज़ाइन थिंकिंग वाली कॉन्सेप्ट जो है वो डाल देते हैं कि वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनको सॉल्यूशन करना अभी से शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। और रोजगार, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र रोजगार के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि चाहे इंजीनियर, हम कंप्यूटर इंजीनियर की बात करते हैं, हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करते हैं, या हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, या कोई भी फील्ड, तो वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो आगे क्षेत्र है वो खोलने के जो है हम सोच सकते हैं। तो आज हम सभी ने ये एम्पैथी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझा, जाना है कि किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम अपनी कक्षा में करवा सकते हैं बच्चों से। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी कक्षा में कराइए, और हम सब मिलकर के एक अच्छा सा समझदार और दयालु समाज जो है वो स्थापित करने में सफल हो। यही हमारा मेन मकसद है इसका, डिज़ाइन थिंकिंग का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। धन्यवाद।